आज मुझे टेलीविजन पर इस तरह देखकर आप सब ये सोच रहे होंगे कि आपका फेवरेट, पसंदीदा, मशहूर प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, जो दूरदर्शन पे 21 सालों तक चला, और तबस्सुम और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन दोनों एक दूसरे से इतने मिल गए कि दोनों को अलग अलग हम तस्वुर ही नहीं कर सकते। आज आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया है 3 साल के गैप के बाद। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवा रहे हैं जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में 5-5 मीडियाज पे रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्हें 50 साल फिल्मों में हो गए हैं, 50 साल रेडियो पे हो गए हैं, 50 साल स्टेज पे हो गए हैं, 50 साल लिटरेचर और साहित्य में हो गए हैं, और सबसे बढ़कर 25 साल टेलीविजन पे, दूरदर्शन पे हो गए हैं। जी हाँ, आज तक हिंदुस्तान में 25 साल किसी कलाकार के दूरदर्शन पे नहीं हुए। ये पहली सिल्वर जुबली है दूरदर्शन की। तो आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मल्टी मीडिया पर्सनैलिटी बेबी तबस्सुम से। मिलिए। नमस्कार तबस्सुम जी। दर्शकों, आपको भी नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो आपको सिल्वर जुबली के लिए दूरदर्शन पर। तबस्सुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों की आभारी हूं कि उन्होंने अपनी मोहब्बत, प्यार और पसंद की वजह से टेलीविजन पे मेरे 25 साल पूरे करवाए। लेकिन मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा उस वक्त आया जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में मेरे नाम के साथ बेबी जोड़ा। देख लीजिए मेरा बचपन कितना पावरफुल था कि आज भी लोग, जी हाँ, लोग मेरे नाम के साथ बेबी लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़ाती ज़िंदगी में मैं ग्रैंड मदर बन गई हूँ, दादी बन गई हूँ, दादी। टेलीविज़न पे पहली मर्तबा आने का मौका आपको कैसे मिला? 1972 में जब मुंबई में दूरदर्शन आया तो मेरे दिल की कली खिल गई, और मैंने सोचा कि फिल्मों में तो इतना मैंने काम किया है, रेडियो पे भी किया, सब जगह किया, अब टेलीविज़न पे अपने आप को हम क्यों ना देखें। देखिए, भगवान इतना मेहरबान है मुझ पे कि जिस दिन मेरे दिल में ये ख्याल आया, उसी दिन शाम को टेलीविज़न की तरफ से याकूब सईद और टीपी जैन हमारे घर आए और कहने लगे, तबस्सुम जी, आपको जान के खुशी होगी कि मुंबई में दूरदर्शन शुरू हो रहा है 2 अक्टूबर से, और हमारे डायरेक्टर ने आपको बुलाया है। मैं तो बस इतनी खुश हुई कि न पूछिए। मैं जब यहाँ आके डायरेक्टर से मिली तो उस वक्त हमारे डायरेक्टर थे मिस्टर मूर्ति। तो मूर्ति साहब ने कहा कि तबस्सुम जी, हमारा ट्रांसमिशन शुरू हो रहा है 4 घंटे रोज़ का, और हम चाहते हैं कि हफ्ते में एक दिन आधा घंटा हम आपको दें, और आप उसके लिए हमें एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम बना के दे दीजिए, वैरायटी एंटरटेनमेंट का, आधे घंटे के अंदर। तो हमने सोचा भाई आधे घंटे में हम क्या देंगे? तो हमने सोचा कि कुछ एक आध शेर व शायरी हो जाएगी, एक आध स्किट हो जाएगा, एक आध डांस हो जाएगा। तो हमने कहा, मूर्ति साहब पहले ये तो बताइए कि इसका नाम, हम ये प्रोग्राम जो आप हमें दे रहे हैं, इसका नाम क्या है? कहने लगे, भाई नाम वाम तो हमने रखा नहीं, हमने कुछ सोचा नहीं, बस ये एक 1 वुमन शो है जो आपको करना है, आप बताइए आप कैसा पसंद करेंगी। वैरायटी प्रोग्राम है, तो किसी ने नाम सजेस्ट किया कि इसका नाम गुलदस्ता रख दो, किसी ने कहा कि महक रख दो, किसी ने कह दिया चहक रख दो, तो किसी ने कहा कि गुलशन रखो। तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि बेगम अख्तर की एक बड़ी मशहूर गज़ल है जिसकी लाइन है, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो मैंने कहा कि भाई ये मिसरा ही उठा के क्यों ना रख दिया जाए, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो सारे लोग खुश हो गए और ये नाम पड़ गया। और मुझे बड़ी खुशी है मैडम तबस्सुम कि मेरा दिया हुआ ये नाम आज तक लोगों की ज़बान पर है और मेरा प्रोग्राम याद किया जा रहा है। हाँ, साथ ही साथ हमें जब टेलीविज़न की तरफ से बुलावा आया तो हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि हमने ये सोचा कि अब्रॉड में तो फिल्म स्टारों से ज़्यादा टेलीविज़न वालों को पैसे मिलते हैं, तो अब तो शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। और हम जब यहाँ आए तो हम सुन के ठंडे हो गए। हमें उन्होंने कहा कि 75 रुपए पर प्रोग्राम हम आपको देंगे। खैर, हमने सोचा चलो क्या बुरी बात है, शोहरत मिल रही है और फिर एक अचीवमेंट है, एक पब्लिक के साथ संपर्क करने के लिए इतना लेटेस्ट मीडिया हमें मिल रहा है, तो हमने 75 रुपए पर प्रोग्राम के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कबूल कर लिया। और जानती हैं, 21 साल बाद मुझे जो पेमेंट मिल रही थी वो थी 750 रुपए, यानी ज़ीरो लगने के लिए 21 साल हमें बिताने पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसों की काफ़ी लालची हैं। गलत, बिल्कुल गलत।
पैसों की लालची मैं नहीं हूं। हकीकत को बयान करना लालची होना नहीं होता। आप दूरदर्शन के बड़े बड़े चौपड़े निकाल के देखिए कि 21 साल तक वाकई मुझे 75 रुपए, 100 रुपए और आखिर में 750 रुपए से ज्यादा मिला ही नहीं। यानी सही मानों में मैंने अपने देशवासियों का मनोरंजन किया है बगैर पैसे लिए। अगर मैं प्रोग्राम बंद कर देती और कहती नहीं मुझे ज्यादा पैसे दो वरना मैं प्रोग्राम नहीं करूंगी, तो पैसों की लालची आप मुझे कह सकती थी। हमने सुना है कि आप बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 4 साल की, और आपको लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। उस वक्त भी आप शायरी करती थी, लिखती थी आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लिखती ही नहीं थी बल्कि छपती भी थी। मेरे लिखे हुए आर्टिकल्स, मजमून, छोटी छोटी कविताएं, चुटकुले बहुत सारे रिसालों में, मैगजीन में, अखबारों में छपते थे। बच्चों के रिसालों में तो बहुत ज़्यादा छपते थे। और लिखने पढ़ने का शौक़ बचपन से मुझे ज़्यादा इसलिए रहा कि मेरा बचपन बहुत अच्छे लोगों के साथ बीता। माता पिता पढ़े लिखे थे, फ्रीडम फाइटर थे, जर्नलिस्ट थे। तो हमारे घर का वातावरण ऐसा था कि उर्दू के और हिंदी के जितने भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, शायर हैं, शोरा हैं, उनकी गोद में मेरा बचपन बीता। इसलिए लिटरेरी माहौल बहुत ज़्यादा रहा। और आज मेरी हस्ती का, मेरी पर्सनालिटी का सबसे ज़्यादा पावरफुल तगड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि मेरा दिमाग जो है ना एकदम भरा हुआ है। लोगों के पेट भरे हुए होते हैं, मेरा दिमाग भरा हुआ है जो वक्त ज़रूरत मुझे पॉइंट निकाल निकाल के देता रहता है। 5 मीडियाज में आपकी जिंदगी का सफर बहुत ही लंबा और तवील है, इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी पूछूंगी। हमें बताइए कि फिल्मों में आप कब, कैसे और क्यों आई? मेरे माता पिता दोनों जर्नलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे और अपना अखबार निकालते थे, तनवीर मंथली। साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि तेज, प्रताप और मिलाप के बॉम्बे में रिप्रेजेंटेटिव थे। वो जब बंबई आए तो उन्होंने जो एक मैगजीन निकाला वो फिल्मी भी था, समाजी भी था, सियासी भी था। और फिल्मी होने के नाते यहाँ के जो फिल्म वाले थे उस जमाने के, बहुत सारे मेरे डैडी के और मेरे मम्मी के दोस्त थे। उनमें से एक नाम बताते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है, श्री ओपी दत्ता, जो जेपी दत्ता जी के पिताजी हैं। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि एक फिल्म बन रही है और उसमें एक छोटी सी बच्ची का रोल है, हम चाहते हैं कि आप अपनी बच्ची से उस फिल्म में काम करवाएं। लेकिन चूंकि हमारे माता पिता उस ज़माने में फिल्मों में लाना अपनी बेटी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, फिल्मों में तो हम काम नहीं करवाएंगे। तो राजेंद्र कृष्ण ने और ओपी दत्ता साहब ने मिल के कहा कि भाई देखो, लड़ाई का ज़माना है, फिल्मों में काम करोगे, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है और तुम्हारी छोटी बच्ची टैलेंटेड इतनी ज़्यादा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बाबूराव पाई साहब थे और डीजी केशव साहब थे, उन्होंने देखा और कहा कि भाई एक नई लड़की आई है जिसे महबूब साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है फिल्म तकदीर में, और वही इस फिल्म की हीरोइन है। उसका नाम है नरगिस। नरगिस एक फिल्म हम बना रहे हैं जिसका फिल्म का नाम भी नरगिस है और उसमें नरगिस जी की छोटी बहन का रोल है जो हम चाहते हैं कि बेबी तबस्सुम करे। ये बात मैं आपको बता रही हूँ 1946 की, और 1946 में मैं फिल्मों में ऐसी आई कि आज देखते ही देखते
आपने हमेशा 21 सालों तक फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में अपने मेहमानों की खूब खिंचाई की, खूब खिंचाई की। बिल्कुल गलत, खिंचाई तो आजकल हो रही है। मैं तो जब भी बोली, जितना भी बोली, शाल में लपेट लपेट के की हैं। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि माँ को अपनी माँ ना कहा जाए कि ये मेरी माँ है, माँ को माँ ना कहा जाए बल्कि ये कहा जाए मेरे बाप की बीवी है। तो ये अंदाज आजकल के लोगों का है कि ये मेरे बाप की बीवी है और माँ ये मेरी माँ है। ये मेरा अंदाज था। बात, व्यक्ति, पर्सन वही रहता है लेकिन लफ्ज बदल जाते हैं। मैंने भी लोगों से ये सवाल किया है कि बहुत मस्का मारते हो, बहुत चम्मचगिरी करते हो, बहुत जूतियां चाटते हो, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता था कि हमने सुना है कि आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और ख़ास तौर पे मक्खन बटर आपको बहुत अच्छा लगता है, खाना भी और लगाना भी। तो तबस्सुम जी, बात एक ही है लेकिन अंदाज बदल जाता है। तो मेरा अंदाज जो था खिंचाई का, उसमें लोगों की इंसल्ट नहीं होती थी। आज लोगों की इंसल्ट होती है और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यह है कि खिंचाई मैंने ज्यादा भयानक तरीके से नहीं की, क्योंकि वो प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 21 सालों तक चला। मुझे आप बताइए कौन सा ऐसा एक्टर है, कौन से अदाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो पब्लिसिटी के मोहताज हैं, जिनको अच्छा लगा? अरे भाई, उनको अगर बुला लग रहा होता और मैं खिंचाई कर रही होती तो 21 साल ये प्रोग्राम चलता ही क्यों? अच्छा, एक बात तो बताइए, आपने वो सारे गुण हैं, खूबियां हैं जो एक टॉप की हीरोइन में होनी चाहिए और वो मकाम आपको मिल भी चुका है, लेकिन एक चीज की कमी लोगों को महसूस होती है कि आपने डांस नहीं सीखा। क्या है तबस्सुम जी, मुझे डांस मतलब नाचना अच्छा नहीं लगता, नचाना अच्छा लगता है। बाबू को देखिए ना, आप मूड क्यों खराब करते हैं। तो चलिए, हालांकि मैं कोशिश की एक दो पिक्चर में, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया है, पर मुझे जरा सी पता नहीं शर्म आती थी बहुत। और मुझे ऐसा फिक्र होता था कि ये जो मेरी ड्राइवर है, शोफर, वो खड़ा होकर मुझे देख रहा है कि मैं कैसा कमर हिला रहा हूँ, ये जो लाइट बॉय है वो भी मुझे देख रहा है और मेरी मेकअप मैन देख रहा है और इनके सामने मैं ऐसा रुआब से जाती हूँ और ऐसा करती हूँ और आंखें नीचे करके उन लोग बात करते और उन लोग 4 रुपया 5 रुपये में मुझे ये ऐसी झलक और ऐसे नखरे सब देख लेते, तो कुछ अजीब सा ब्रेन में होता था तभी। तो इसीलिए मैं सही अंदाज से वो नहीं कर पाया। अच्छा चिंकी, हम और हमारे दर्शक खास तौर पे ये महसूस करते हैं, महसूस क्या करते हैं, देखते हैं कि तकरीबन हर फिल्म में आप मरते जरूर हैं। अब ये बताइए कि अपनी खुशी से मरते हैं, अपनी मर्जी से मरते हैं, या प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको जबरदस्ती मार डालते हैं? तबस्सुम जी, इस दुनिया में कोई इंसान अपनी खुशी से नहीं मरता। अगर वो खुदकुशी कर रहा है तो अलग बात है। हाँ। मौत से तो कोई भाग नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत होती है मौत। बिल्कुल सही। लेकिन मैं इतने बार मर चुका हूँ फिल्मों में कि अभी मैं तंग आ चुका हूँ मरने से। हंस के मरा हूँ, रो के मरा हूँ, गाना गाते हुए मरा हूँ कि मुझे और कोई नया सिस्टम दिखाऊं मरने का। लेकिन तबस्सुम जी, अभी इतना मर चुका हूँ, इतनी फिल्में चल चुकी जिसमें मैं मरा हूँ कि एक कहावत जाती है इंडस्ट्री में, अगर चंकी पांडे मरा तो ये प्रोड्यूसर जिंदा है, अगर जिंदा रहा तो प्रोड्यूसर मर गया। अच्छा, यानी आपका मरना जो है वो पिक्चर की कामयाबी की गारंटी है। ऐसे बोलते हैं, आजकल ऐसे कोई गारंटी होती नहीं, लेकिन हर पिक्चर में कोशिश तो करते हैं मुझे मारने के लिए और मैं अपनी जान बचाने के लिए। प्लीज। अच्छा, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 21 साल तक चला, 1972 से लेके 1993 तक। आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम अपना कौन सा लगा और क्यों? बेस्ट प्रोग्राम मुझे कौन सा लगा ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि सैकड़ों प्रोग्राम हुए हैं, बल्कि हजारों, हजार से ज्यादा ही प्रोग्राम हुए हैं। लेकिन हाँ, एक प्रोग्राम मुझे एक बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है, इसलिए कि वो बहुत ही ऑफ बीट प्रोग्राम था और उसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत ये थी कि उस प्रोग्राम ने, यानी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन ने, एक बड़े खूबसूरत नए प्रोग्राम को जन्म दिया। हुआ ये कि मैं एक दफ़े रिकॉर्डिंग पे आ रही थी और ये उस वक्त की बात है जब हमारे दूरदर्शन के डायरेक्टर थे शास्त्री जी। मैं आ रही थी और बांद्रा के सिग्नल पे गाड़ी रुकी तो एक भिखारी ने हाथ निकाला बाहर और भीख मांगी कि 10 पैसा दे दो। मैंने गौर से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं घबरा गई और मैंने देखा कि वो अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर अदाकार परशुराम जी थे, जो प्रभात में बाल कलाकार थे और उसके बाद
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उनको एज ए करेक्टर आर्टिस्ट और विलन वो मकाम हासिल हुआ था जो अमरीश पुरी जी को हासिल है। मैंने उन्हें अपने साथ फौरन गाड़ी में बिठाया और कहा चलिए मैं जा रही हूँ टेलीविज़न सेंटर और वहाँ आपको मैं मिलवाती हूँ। डायरेक्टर साहब से जब मिले तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो प्रभात के ज़माने के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। उन्होंने प्रभात से उनकी फिल्में मंगवाई और मुझसे कहा कि देखो तबस्सुम, तुम आज जो जिस कलाकार को रिकॉर्ड कर रही हो उसको बाद में करो, पहले परशुराम जी को रिकॉर्ड करो। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस प्रोग्राम की शुरुआत इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि भाई और बहनों, आज हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और मैं ये कहूँगी कि फिल्म जगत का एक चमकता हुआ सितारा आसमान से टूटकर बांद्रा के सिग्नल पे आ गिरा है, जिसे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसके बाद तबस्सुम जी, आपको जान के हैरत हुई होगी कि उस भिखारी को बांद्रा के सिग्नल पे इतनी भीख मिली कि वो देखते देखते रात भर में लखपति बन गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे श्री SB चौहान साहब, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फंड में से निकाल के 10,000 रुपए परशुराम जी को दिए थे। और उसके बाद दूरदर्शन वालों ने यह फैसला किया कि इसी तरह का एक प्रोग्राम और शुरू किया जाए जो बिल्कुल अलग थलग हो। चुनांचे वो प्रोग्राम शुरू हुआ जिसका नाम था परिक्रमा और जिसे पेश करते थे कमलेश्वर जी। तो मैं कह सकती हूँ कि फूल खिले हैं कमलेश्वर जी के प्रोग्राम को शुरू करवाने वाला एक प्रोग्राम साबित हुआ और इसीलिए परशुराम का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों का, प्रेस वालों का और खुद आर्टिस्टों का ये कहना है कि जब वो आपके सामने आके बैठते थे तो घबरा जाते थे। हमें ये बताइए कि कभी कोई आर्टिस्ट ऐसा आया, किसी आर्टिस्ट ने आपको नर्वस कर दिया हो? जी हाँ, याद आ रहा है। राखी जी का प्रोग्राम जब आया कि किया जाए तो हमने उनसे डिस्कशन की और रिकॉर्डिंग हुई और वो भी बैठी और मैं भी बैठी। और रिकॉर्डिंग में मैंने राखी जी से पूछा कि भाई काफ़ी अरसे पहले हमने कमाल साहब से एक सवाल पूछा था कि कोई भी औरत अच्छी एक्ट्रेस हो सकती है या अच्छी बीवी हो सकती है, तो उनका ये ख्याल था कि कोई भी एक्ट्रेस दोनों अच्छी नहीं हो सकती, दोनों में से एक अच्छी हो सकती है। अब आप बताइए कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप एक्ट्रेस भी हैं और आप बीवी भी हैं। आप मानेगी नहीं, राखी जी ने फौरन मुझसे कहा, तबस्सुम जी आप भी तो एक्ट्रेस हैं, आप भी तो बीवी हैं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मत पूछिए, 1 मिनट को तो मैं ऐसी चकराई क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी कि राखी जी पलट के मुझसे ये सवाल पूछ लेंगी। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। चकराई और चकरा के फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूर दूंगी, इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन आज तो मैं सवाल पूछने वाली कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। जिस दिन मैं सवाल का जवाब देने वाली कुर्सी पे बैठूंगी उस दिन मैं सवाल का जवाब दूंगी। तो वो सुन के मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अब आया ना शेर पिंजरे के अंदर। आप बीवी भी हैं, आप अदाकारा भी हैं और सबसे बढ़कर उस कुर्सी पे बैठी हुई हैं जो जवाब देने वाली कुर्सी है। अब आप हमें बताइए, कोई भी औरत अच्छी बीवी बन सकती है या अच्छी अदाकारा? भाई मेरे ख्याल में तो कोई भी औरत अच्छी बीवी भी हो सकती है और अच्छी अदाकारा भी हो सकती है, क्योंकि ये औरत के अपने हाथ में है कि वो घर को और बाहर को कैसे जोड़ती है। पब्लिक से संपर्क जोड़ने वाले जितने भी मीडियाज हैं, आपने सब पर काम किया और वो भी 50-50 साल। अब आप हमें ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा मीडिया कौन सा लगा, और अगर इन मीडियाज का फ़र्क भी बता दें तो क्या बात है। हमें एक्सप्रेशंस लोगों को समझाने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, लेकिन मुझे चारों मीडियाज में स्टेज सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि फिल्म जो लोग देखेंगे बाद में पता चलेगी कि वो हिट थी कि फ्लॉप थी, बाद में रिव्यूज़ आएंगे। टेलीविज़न के प्रोग्राम्स का भी पता बाद में पता चलता है, रेडियो प्रोग्राम्स का, लेकिन जहाँ तक स्टेज पे अपीयर होने का ताल्लुक़ है, ताली और गाली फौरन सीधे आपके मुंह पे आती है। जहां आपने गलती की कि पब्लिक ने आपको उड़ा दिया, और जहां आप अच्छे हैं वहां तो खैर अच्छे ही हैं। तो स्टेज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और स्टेज इसलिए अच्छा लगता है कि रूबरू अपने दर्शकों से आमना सामना होता है। चाहने वाले एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं और बातचीत का मज़ा लेते हैं।
आज तक आपको कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। आप छुप छुप के रोती हैं या रोती ही नहीं? अपने नापाक हाथ मेरे बच्चे को मत लगाना, अरे मैं तूने क्या किया? मैंने अपना सुहाग मिटा दिया, मैंने अपना सुहाग मिटा दिया, मैंने अपना सुहाग मिटा दिया। सुहाग औरत के माथे की शोभा होता है, लेकिन जब ये कलंक बन जाए तो इसे मिटा देना ही अच्छा है। मैंने अपनी गोद उजड़ने का बदला इससे नहीं लिया। मैंने उन सब माओ की गोद उजड़ने का बदला लिया है। नरेन, ये तुमने क्यों किया? तुम्हें क्या मिला ये करके? अमर, मेरे लाल, अमर, मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरा अमर। आपको कभी कोई अवार्ड, रिवॉर्ड या ब्यूटी क्वीन, ड्रीम गर्ल जैसा कोई टाइटल या खिताब कभी मिला? सबसे बड़ा तो अवार्ड ये है तबस्सुम जी कि पिछले 50 सालों से पूरी दुनिया मुझे देख रही है। मैं कब बच्ची थी वो लोगों ने देखा, मुझे जवान देखा, और अब मुझे फिर से जवान देख रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, क्योंकि आदमी दिल से जवान और बूढ़ा होता है। रहा अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स का ताल्लुक़, तो मुझे महिला शिरोमणि अवार्ड मिला है फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री के हाथों। उसके अलावा 25 सालों पे भी मुझे नवाजा गया, मदर इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड मिला, और जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ की, बड़ी बड़ी, बम्बई की, दिल्ली की, हिंदुस्तान की, तकरीबन सबकी तरफ से अवार्ड्स मिल चुके हैं। लेकिन टाइटल मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे पहली दफ़े फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की वजह से लोगों ने इंडियाज़ टीवी क्वीन कहा। टीवी क्वीन का टाइटल मुझे सबसे अच्छा लगा। उसके बाद रेडियो क्वीन का टाइटल भी मुझे मिला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद स्टेज क्वीन का भी टाइटल मिला जो मेरे को तंदुरुस्ती को और वज़न को और बढ़ाता चला गया। लेकिन इन टाइटल्स और अवार्डों और रिवॉर्डों से सबसे बड़ा अवार्ड मुझे उस वक्त लगता है जब मेरी सास कहती है कि तबस्सुम मेरी बहू दुनिया की सारी बहुओं से अच्छी है। और उससे भी ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब मेरी बहू हिमाली मुझे कहती है कि मेरी सास दुनिया की सब सासों से अच्छी है। औरत होने के नाते औरत की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो बहैसियत औरत एक इंसान अच्छी समझी जाए। और मुझे जब इंसानियत के लिए अवार्ड मिलता है और एक अच्छी औरत होने के नाते, वो औरत होने के नाते जिसका हर रूप परफेक्ट और अच्छा हो, अच्छी माँ, बहन, बीवी, बेटी, बहू, सास, देवरानी, जिठानी, तो ये अवार्ड जब मुझे मेरी सास और मेरी बहू ने मुझे दिया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब मुझे किसी और अवार्ड और रिवार्ड की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। मैं आभारी हूँ ऊपर वाले की। तबस्सुम से तबस्सुम, ये आइडिया आपको कैसा लगा? तबस्सुम का तबस्सुम से सामना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको टेलीविज़न पे देख देख के मैं सोचती थी कि काश कभी ये औरत मेरे शिकंजे में आए तो मैं इसकी वैसी ही खिंचाई करूं जैसी आप दूसरों की करती थी। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि तुम और मैं कहाँ जुदा हैं। अजी तबस्सुम और तबस्सुम तो एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। मैं तो ये कहती हूँ कोई इंसान किसी इंसान से जुदा नहीं है, सब भाई हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इंसान को इस आकार में अपने आप को किसी से अलग नहीं मानना चाहिए। चमड़ी चली जाती है, सिर्फ आत्मा रह जाती है, और आत्मा हर एक की एक है, उसमें सिर्फ दो हो सकते हैं, गुड एंड बैड। बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी एक हो वो अच्छा हो, बुरा कोई ना हो। आप एक कवित्री यानी शायरा और राइटर भी हैं। एक अपनी पसंद का कोई शेर, अपना या किसी और का। आपने कहा कि जोक सुनाओ और शेर सुनाओ, ये दोनों काम मैं एक साथ कर देती हूँ। एक वेडिंग एनिवर्सरी के दिन पति अपनी 25वीं सालगिरह शादी की जब मना रहे थे
तो उन्होंने दोस्तों से कहा कि सुनो, मैं 25 साल से अपनी धर्मपत्नी का, अपनी बीवी का भगत रहा हूं। और बीवी ने फौरन पति से कहा, हाँ ये 25 साल से मेरे भगत रहे हैं और मैं इनको भुगत रही हूं। औरतें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, हर रूप में अच्छी होती हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो बोलने में भी ज़रा अच्छी हो जाएं। औरतें जब चिढ़ के ऐसी की तैसी करने पे आ जाती हैं किसी की भी, तो वो औरतें अच्छी नहीं लगती। मुझे कड़वा बोलने वाली औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं अपनी बहनों को जाते जाते एक यही बात कहूँगी कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो तुमने गुस्से से कहा वही प्यार से कहा होता। प्यारा प्यारा बोलो, मीठा मीठा बोलो, उसी में खुद भी खुश रहोगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। हमेशा आप फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के आखिर में लोगों को कहती थी कि कोई मैसेज दीजिए, अब आप कोई मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज अपने दर्शकों के लिए ये है कि ज़िंदगी में 3 चीज़ें बहुत ही हसीन, खूबसूरत और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। नंबर 1 जवानी, नंबर 2 सुंदरता, खूबसूरती, और नंबर 3 पैसा। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में हर एक को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन ये ना भूलिए कि जितनी अच्छी ये 3 चीज़ें हैं उतनी ही ये बेवफा भी हैं। ज़िंदगी भर साथ निभाने वाली इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ नहीं। जवानी, बहुत ज़्यादा आप केयरफुल रहे और सलीक़े से जवानी बिताई तो ज़्यादा में ज़्यादा 25 साल, 30 साल। सुंदरता, आज सुंदरता का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, एक लम्हे का खेल है। अभी चेचक निकल आए या तलते हुए खौलता हुआ तेल मुंह पे आ जाए तो 1 मिनट में सुंदरता चली जाती है। और रहा धन, धन तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। इसलिए मैं हर इस प्रोग्राम के देखने वाले से यही कहूंगी कि जिंदगी में ये 3 चीजें आप माइनस करके रख दीजिए। आप समझिए कि आप जवान भी नहीं हैं, आप खूबसूरत भी नहीं हैं, आप धनवान भी नहीं हैं, और उसके बाद अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपनी आत्मा को और सबसे बढ़कर अपनी ज़बान को इतना मीठा बनाइए कि जब वो सारी चीज़ें आपके पास ना हों तो भी लोग आपको चाहें, प्यार करें और इज्जत दें। तबस्सुम जी, आप 21 सालों तक इंटरव्यू लेती रहीं और आज आप इंटरव्यू देने आई हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से। नमस्ते, आदाब।